Hello everyone. I hope you would have seen all the previous videos. Today we are moving towards importance. In the last lecture, what we did was we understood the meaning of principle of management. Then we moved towards the concept of principle of management. And after that, we have learned nature of principle of management, in which we had 5 points. The first one was universal acceptance. Second was flexible. Third was general guideline. Fourth was based on human behavior. Fifth was contingency. Now here, importance of principle of management. The number one is increase in managerial efficiency. Okay, students, always remember whenever you are going to write the answer for 5 marks, जब भी तुम लोग को ये आंसर सपोज करो कि 5 मार्क में या 3 मार्क में आता है, अगर 3 मार्क्स में आता है ये आंसर, तो हम क्या करेंगे? अगर आपको इम्पोर्टेंस पूछा है तो आप इम्पोर्टेंस लिखने के बाद आप इस तरीके से लिखोगे कि इम्पोर्टेंस क्या है. तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ विजन टू मैनेजरियल बिहेवियर. It provides the vision to managerial behavior and highly affects the management work. Managers are using it for achievement of goals. This principle direct the managers for decision making. तो ये एक शॉर्ट में बताया कि भाई क्यों जरूरी है कि वो एक विजन बताता है, मैनेजरल बिहेवियर को अफेक्ट करता है, मैनेजमेंट के वर्क को, उसके साथ साथ मैनेजर्स उसे यूज करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए. और ये प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्ट मैनेजर्स को मदद करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, ऐसा एक 2-3 लाइन लिखने के बाद आप एक चार्ट या डायग्राम बनाओगे और फिर वो पॉइंट्स वहां पे डायग्राम में लिस्ट डाउन करोगे और फिर बाद में एक्सप्लेन करोगे. दैट्स अ प्रॉपर वे टू राइट योर 3 मार्क आंसर. So let's begin. Increase in managerial efficiency. Efficiency का मतलब क्या होता है? When it is quality work. ठीक है, जब क्वालिटी दी जाए, जब आप उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो. अगर आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका मतलब होता है कि जितना बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल हो सकता है उतना बेहतर तरीके से आप उसे इस्तेमाल करो और फिर उसे प्रोवाइड करो. ठीक है, तो दैट इज एफिशिएंसी. अब इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी मतलब जो मैनेजर की एबिलिटी है, उनके जो स्किल्स है, उसके अंदर क्वालिटी आएगा, वो अच्छा होगा. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग गाइडलाइन टू मैनेजर्स टू परफॉर्म टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन ड्यू टू विच इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस यूनिट एंड गेन इन मैनेजरियल एफिशिएंसी इज ऑल्सो सीन. देखो क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो गाइडलाइंस देता है. गाइडलाइंस मतलब आपको किस तरीके से काम करना है. ठीक है, जो मैनेजर्स टू परफॉर्म टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में टास्क परफॉर्म करने के लिए, ड्यू टू विच इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस यूनिट एंड गेन इन मैनेजरियल एफिशिएंसी इज आल्सो सीन. जैसे हमारा फंक्शन सबसे पहला है कि हमें इस साल मतलब 2021 के बीच में प्रॉफिट टर्नओवर इंक्रीज करना है. ठीक है, हमारी जो कंपनी का टर्नओवर है वो इंक्रीज करना है. तो कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए, कंपनी का टर्नओवर को बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे, जिस तरीके से काम किया जाएगा, वो क्या होगा? वो एक गाइडलाइंस रहेगी. तो मैनेजर जो जो स्टेप्स लेता है इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस efficiently, तो वो हमारी गाइडलाइंस हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड. टू मेक इट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले गाइडलाइन का मतलब मैं बताती हूँ. जैसे अभी हमारे पास इतने सारे लॉकडाउन्स वगैरह हुए, तो वो लॉकडाउन्स में हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी जिस तरीके से हमें फॉलो करना है. तो जैसे यहाँ पे लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन है कि व्हाट्स अलाउड एंड व्हाट्स नॉट अलाउड फॉर द June 1. So Lockdown 5 guideline rules, the center is also allowed for unrestricted movement of person and goods inter and intrastate in first phase of the reopening. The reopening of education institution, international air travel and metro operation will be decided in the third phase. And then they have given some guidelines like over here.
In phase 1 of the reopening of restricted activity, religious places, hotels, restaurants, and hospitality service and shopping malls will be allowed to open starting June 8. तो हमें एक बता दिया कि जून 8 तक जो है वो आप मॉल्स वगैरह ओपन कर सकते हो, रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स वगैरह ओपन कर सकते हो। फिर फेज 2 के बारे में बताया, ओपनिंग schools, colleges, educational training, coaching institution will be open in next phase after consulting with the state and union territories. Okay, so opening of schools and education बताया। फिर थर्ड में हमें बताया कि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो ऑपरेशन, सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, पर उसके साथ साथ हमें कुछ चीजें जैसे यहाँ पे दिया है, कल्चरल और रिलीजियस फंक्शन कंटिन्यू टू रिमेन प्रोहिबिटेड टिल द थर्ड फेज। तो इस तरीके से अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से आप काम करोगे, मतलब लॉकडाउन ओपन होगा या लॉकडाउन किया जाएगा, पर उसमें कौन सी रिस्ट्रिक्शन होगी, कौन सी चीजें अलाउ होगी, ये एक तरीके से आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि जब जो अलग अलग मैनेजरल फंक्शन होते हैं, मैनेजरल फंक्शंस अलग अलग तरीके, जैसे आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद एक प्रोग्राम उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसका प्रोसेस प्लान करो। फिर आपके जो स्टाफिंग वाले मेंबर्स है, मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उन्हें किस तरीके से किसको कहाँ प्लेस करना है, किससे कैसे काम निकलवाना है, वो सब चीजें कैसे करनी है, how is one manager supposed to do that, वो किस तरीके से करेगा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, वो चीज जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजर को एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाती है कि उसको काम कैसे करना है। अगर मैं सीधा मैनेजर को बोलूँ कि ये काम होना चाहिए, पर मैं उसे गाइड ना करूँ कि वो काम किस तरीके से होना चाहिए, तो वो काम करेगा नहीं। Then maximum usage and effective administrative resources. Mostly availability of the human and physical resources are limited in business unit. It is unavoidable to make its maximum usage. Here, meaning of the word maximum is that to make usage of the resources through the principle of management, whereas they can get maximum benefit with the minimum कॉस्टिंग। देखो ये पॉसिबल, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है इसका बेसिक मतलब क्या रहता है कि आपके कंपनी के, आपके इंस्टीट्यूट के जितने भी रिसोर्सेज है उनका जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है, उनका जितना ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है वो लो। अब बहुत ज्यादा तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं हमेशा जब भी मुझे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का एग्जांपल देना होता है, तो मुझे कोलगेट से बेटर एग्जांपल किसी का नहीं नजर आता कि हम कोलगेट को खत्म होने के बाद भी उसको उसके ऊपर बेलन घुमा के भी उसके अंदर जो बचा कुचा कोलगेट है वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। पर वो इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई ऐसा सोचे कि नहीं अभी भी हम ये कोलगेट फेंकेंगे ना, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको हिलाकर उसके अंदर से जो निकलेगा उससे ब्रश कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। समझ में आया? आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, बेलन से कोलगेट निकाल सकते हो, पर फिर उसके अंदर पानी डाल के उसका जो निकले, उसके अंदर से जो फोम निकलेगा वो फोम को ब्रश में लगा के ब्रश करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पर इस तरीके से उन्हें यूटिलाइज करना है कि आपका जो कॉस्टिंग है, आपका एक प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस होना चाहिए। वो कब होगा, वो कैसे होगा, जब आप गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो। समझ में आया कि भाई 1 यूनिट 1 प्लान, एक गाइडलाइन, एक हमारा जो मेन प्रिंसिपल रहता है वो ये होता है कि 1 यूनिट 1 प्लान, तो मतलब जहाँ पे एक यूनिट का एक ही प्लान, या फिर एक प्रिंसिपल हमारा ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन होना चाहिए जो लीड करे। अगर 2-3 लोग होंगे, 2-3 अथॉरिटी पर्सन होंगे, तो क्या होगा कि वहां पे आपका कंफ्यूजन होगा कि आप किसकी बात सुनो या किसकी बात नहीं सुनो। जैसे अगर 2 इंसान हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बॉस ए एंड बॉस बी, ठीक है, 2 बॉस हैं। अब बॉस ए आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको 8 बजे आ जाना है, बॉस भी बोल रहा है नहीं इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, 8:30 तक आओ। तो 8 बजे आओगे तो भी डांट सुनने वाले हो, 8:30 आओगे तो भी डांट सुनने वाले हो। अब बॉस ए ये बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इन इन रॉ मटेरियल से बनना चाहिए,
कि नहीं ये हमारा प्रोडक्ट में ये चीज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, या ये फलाना रॉ मटेरियल है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप कंफ्यूज होंगे। तो जैसे कभी कभार रेस्टोरेंट्स वगैरह में ये चीज ज्यादातर होती है कि रेस्टोरेंट्स में अगर दो हेड शेफ है, तो एक हेड शेफ ऐसा बोल रहा है कि आपके आप सपोज करो कि दाल जो बन रही है, तो दाल में जो ऊपर से बघार कर रहे हो, उसके ऊपर जो तड़का डाल रहे हो, वो मेथी की भाजी से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऐसा बोल रहा है नहीं, वो हींग से होना चाहिए। तो वहां पे जो इम्प्लीमेंटेशन वाले जो लोग हैं, जो बेसिकली वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो किसकी सुनेंगे? शेफ ए की सुनेंगे, शेफ बी की सुने? तो इसमें क्या होगा कि उनके रिसोर्सेज, उनका जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट होता जाएगा, और जिसकी वजह से आपका कॉस्टिंग बढ़ता है। समझ में आया? तो आपके जितने भी रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि उनका वेस्टेज ना हो, ठीक है। देन हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन, बहुत हेल्पफुल होता है आपके साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हमारे आउटपुट पे रिजल्ट करते हैं, जो हमारे आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो आउटपुट हो, आपका जो मेन रिजल्ट हो, वो खराब ना हो, ठीक है। Decision should always based on facts, thoughtfulness और objects and justifiable। ठीक है, जब भी आप डिसीजन लेते हो, जैसे आपने जब डिसीजन लिया कि आप 10th के बाद कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने चलो ना साइंस में बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे तो साइंस नहीं पढ़ना, और कॉमर्स देखते हैं कि भाई कॉमर्स में क्या है, या तो फिर नहीं साइंस से पढ़ना है क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे हैं। इस तरीके से डिसीजन नहीं लिए जाते, कोई फैक्ट होना चाहिए कि अच्छा हमें फ्यूचर में ये करना है इसीलिए हम ये कर रहे हैं। थॉटफुलनेस, क्योंकि मुझे ये सीखना है। ऑब्जेक्टिव, मुझे ये अचीव करना है इसीलिए मुझे ये फील्ड चूज करना है। जस्टिफाइबल, और उसके रीजनेबल होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। मोरोवर डिसीजन शुड बी टाइमली, वक्त के साथ होना चाहिए। अगर आप वक्त के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं लोगे तो काम चलेगा नहीं। वी ऑलवेज टेक द डिसीजन एज पर द टाइम, मतलब टाइम निकल जाने के बाद आप डिसाइड करो कोई चीज। जैसे हमने 10th के बाद साइंस ले लिया, और साइंस लेने के कुछ 6 महीने बाद रियलाइज हो रहा है कि नहीं, मुझे साइंस नहीं लेना चाहिए था, मुझे तो कॉमर्स ले लेना चाहिए था, तो वो चलेगा नहीं। इस तरीके से अगर एक बिजनेस है और वो बिजनेस में सपोज करें कि हमारे जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है, और वर्कर्स बोल रहे हैं जहां तक हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, जहां तक हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, वहां तक हम काम पर नहीं चढ़ेंगे, चाहे फिर 2 दिन का ही 2 दिन 2 दिन ही काम के लिए काम करे बिना हमें बाहर क्यों ना बैठना पड़े, हम नहीं करेंगे। ऐसे टाइम पे अगर एक मैनेजर है ये डिसाइड कर ले क्या, हाँ ठीक है चलो काम बंद रखो, 2 दिन काम बंद रहेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बंद कर देगा तो काम नहीं चलेगा। उसको वहां पे इफेक्टिवली काम लेना है, उसे कुछ निगोशिएशंस करने पड़ेंगे इस तरीके से जो जहाँ पे जो आपके वर्कर्स है वो खुद सेटिस्फाई हो, ठीक है, और कंपनी को भी नुकसान ना हो। इस तरीके से कोई इफेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा डिसीजन ले लिया, 2 दिन हो गए, 2 दिन 1 दिन खत्म होना है, और फिर मैनेजर को डिसाइड होता रियलाइज होता है कि नहीं यार मुझे काम पे इन लोग की बात मान लेनी चाहिए, और पहले ही दिन उनके जो नीड्स है वो फुलफिल करके उन्हें वापस से काम पे ले लेना चाहिए था, ये तो मेरा बहुत नुकसान हुआ। तो फिर अगर नेक्स्ट डे वो वापस से काम शुरू भी कर देता है और सारी चीजें नेगोशिएट भी कर देता है, तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी 1 दिन का वेस्ट हो चुका है। समझ में आया? तो आपके डिसीजंस जो है वो काफी रियलिस्टिक और थॉटफुल होने चाहिए। मोर ओवर डिसीजन शुड बी टाइमली एंड रियली बेस्ड reality sorry reality based and effective. Management principles provide a key role taking appropriate decision. Using management principle, decision can be made appropriate, timely, what without partiality and unbiased। अगर आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके हैं, आप उन्हें फॉलो करते हो, आप उसकी गाइडलाइन समझते हो, तो आपके लिए जो भी डिसीजंस वगैरह है वो लेने में काफी आसानी होगी, और उसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन।
आपकी साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन। लुक स्टूडेंट्स, वंस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, आपको इसका इंपॉर्टेंस खुद ब खुद पता चलेंगे। ठीक है। डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा। ठीक है। हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन, तो हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फैक्ट्स थॉटफुल ऑब्जेक्टिव और जस्टिफाइबल होना चाहिए। इसी तरीके से इन सब चीजें, जैसे यहाँ पे हम लोग ने डिसीजन में देखा कि वो टाइमली और रियलिटी बेस्ड होता है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसके कनेक्टिविटी में है, जो ये कहता है टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस के साथ आप कैसे कोप अप करोगे, किस तरीके से आप उनके साथ मैच करोगे, यहाँ पे आपको लॉजिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। समझ में आया? Let's take example of Surf Excel. Surf Excel is a company which was basically preparing the वॉशिंग पाउडर। ठीक है, वॉशिंग पाउडर प्रिपेयर करता था सर्फ एक्सेल। अब सर्फ एक्सेल वॉशिंग पाउडर जो प्रिपेयर करता है वो हाथों से जो कपड़े धुलते हैं उसके लिए वो पाउडर सर्फ बनाता था। ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक ट्रेंड आने लगा, एक एनवायरनमेंट चेंज होने लगा इंडिया के अंदर। बेसिकली वो एनवायरनमेंट चेंज जो था, वो एनवायरनमेंट चेंज इस तरीके का था जिसके अंदर लोगों के घर में वॉशिंग मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ गया। पहले इंडिया में ज्यादातर लोग जो थे वो लोग वॉशिंग मशीन का यूटिलाइजेशन नहीं लेते थे। अब हमारे वहाँ पे वॉशिंग मशीन का यूज जो है वो काफी हद तक बढ़ गया था। ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का यूज बढ़ने की वजह से सर्फ एक्सेल जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो वॉशिंग पाउडर होगा वो वॉशिंग पाउडर में हम लोग यूज करते हैं कि भाई जो वॉशिंग मशीन में भी इस्तेमाल। ठीक है। बेसिकली वॉशिंग मशीन के लिए अलग तरीके का सर्फ निकाला उन्होंने। ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज हुआ। ठीक है। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ निरमा। निरमा ने ये चीज नहीं की, निरमा ने वही चीज फॉलो की। निरमा ने वही सेम जो भी सर्फ उनका फॉलो सालों साल से आ रहा था वही चलने दिया। सर्फ एक्सेल में आप देखो, सर्फ एक्सेल में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फ्लेवर्स है जिसमें अलग अलग स्मेल, अलग अलग मोगरा, लेवेंडर, इस तरीके के स्मेल वाले। फिर उसके साथ साथ अभी अब तो लिक्विड्स का, वॉशिंग पाउडर्स को भी लिक्विड ने रिप्लेस कर लिया है। तो सर्फ एक्सेल हैज इवन वेंट विद द लिक्विड्स फॉर क्लोथ्स। तो ये जो अलग अलग एनवायरनमेंट है उसके साथ चेंज होना पड़ता है, उसके साथ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर आप किसी एक चीज पर स्टिक रहोगे तो आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा ही नहीं। समझ में आया? तो नॉर्मली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन ऑर्डिनरी गाइड, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू मीट द बिजनेस एनवायरनमेंट इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। आपके एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ आपको सारे जो भी आपकी गाइडलाइंस है उसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप उनके साथ चेंजेस नहीं लेकर आओगे, अगर आप उनके साथ मैच नहीं कर पाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा मार्केट के। समझ में आया? नाउ, यूजफुल फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सॉरी, टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बिजनेस जो होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको मैच करना ही पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि आपका जो बिजनेस है वो एनवायरमेंट आपके सोसाइटी में डेवलप्ड हो रहा है, और सोसाइटी में डेवलप्ड हो रहा है और वहां पे उस सोसाइटी के अंदर हम इस तरीके से एक एनवायरनमेंट प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे कस्टमर इज एट द सेंटर। हमारे कंज्यूमर जो है वो हमारी सारी एक्टिविटी के सेंटर में होते हैं, जहाँ पे वो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अब उसके साथ साथ हमारे कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हमें कस्टमर को उतना एहसास दिलाना पड़ेगा कि वी थिंक गुड अबाउट देम, वी थिंक बेस्ट ऑफ देम, वी ऑलवेज कम अप विद देयर नीड्स एंड वी ऑलवेज कम अप विद द नीड्स। और जब अगर सोसाइटी को उनकी जरूरत पड़ेगी, अगर किसी बिजनेस को सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी तो दे आर नेवर गोइंग टू स्टेप बैक। जैसे जब फ्लड्स आ जाते हैं, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें
शायद ऐसे समझो कि फ्लड्स आने की वजह से या फिर ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन में जहाँ पे लोगों को किट्स वगैरह प्रोवाइड करनी, क्योंकि बहुत सारों की रोजगारी खत्म हो गई थी, बहुत सारे लोगों को खाना पीना नहीं मिलता था, तो उस केस में लोगों को छोटी छोटी किट्स प्रोवाइड की जा रही थी, जिसमें वो लोग खाने की अपनी जो 2 टाइम का खाना है वो आराम से गुजारा कर सकते हैं। इस और काफी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे, बहुत सारे ऐसे बिजनेस फर्म्स थे जो 2 टाइम का खाना छोटे छोटे वैन्स वगैरह में बनाकर, मतलब दे प्रिपेयर द फूड एंड दे get into the areas and deliver into the areas where people are not able to satisfy the need of food. इस तरीके से उन लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा था। तो उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो देखते हैं कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सोसाइटी को लेकर, तो आप सोसाइटी के खिलाफ या सोसाइटी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ नहीं करोगे। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपकी, ऐसा समझ सकते हैं कि लोगों में आपकी पहचान होती है उस चीज के लिए, ठीक है। तो to develop the trust between a consumer and a business unit, you have to fulfill your social responsibility. फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स का वन टाइम यूटिलाइजेशन होता है, तो उन प्रोडक्ट्स को कैसे रीयूज किया जाए, रिसाइकल कैसे किया जाए, उन्हें एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, इन सब चीजों से आजकल के जो बिजनेस फर्म्स है वो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज से आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, जिसमें आपके जो रिसोर्सेज है, आपका जो एनवायरमेंट है वो खराब ना हो। तो वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की कि वो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाए या इस तरीके से कुछ करे जिसमें उनका जो एनवायरमेंट है वो अफेक्ट ना हो। जैसे आप बहुत सारे पब्लिक गार्डन्स है या पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे अलग अलग बिजनेस यूनिट्स वाले डस्टबिन रखवाते हैं, या तो फिर रिसाइकलिंग जो वाटर बॉटल्स होती है, आपके जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं वो बॉटल्स के रिसाइकलिंग मशीन्स डलवाते हैं। ये सारी चीजें इंस्टॉल इसीलिए करवाते हैं ताकि आपकी उनके साथ पहचान हो और आपका और उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो। देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल हो रही है, सफाई हो रही है, रिसाइकलिंग हो रही है, पर साथ में आप उन्हें पहचान रहे हो। समझ में आ रहा है? So here it is said, business is indivisible part of community. Profit is considered as an aim of business, but it is not the only aim. प्रॉफिट अचीव करना हमारा एम है, पर वो प्रॉफिट कब अचीव कर सकेंगे? जब हम लोगों के दिल में बस सकेंगे, अगर हम हमारा जो कंज्यूमर्स है उनको समझ सकेंगे, हमारे कंज्यूमर्स की नीड्स को मीट कर सकेंगे, तब वो चीज पॉसिबल है। Development and progressive society are also aims of business unit. By effective implementation of management principles, business unit can easily achieve aim of social responsibility. Now here it comes, useful for research, training and development. आपको कोई भी रिसर्च करने में मदद करता है, ट्रेन करने में मदद करता है, आपके जो गोल्स है उन्हें डेवलप करने में मदद करता है। Let's see how. Management principle are main part of is possible. Of management thoughts only by using the management principle. Task of training, education and development is possible. Like now, aptitude tests are taken for appointments in various business units. These aptitude tests are prepared through research and by implementing and using management principles through which appropriate employees are appointed. मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जब आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देते हैं, या तो फिर आप किसी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसका जो क्वेश्चनर है वो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है जो सामने वाले की मेंटल एबिलिटी, उसकी सोशल एबिलिटी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है उसमें। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करने का मतलब ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है जो लोग कंडक्ट करते हैं, पर वो ये देखते हैं कि ऐसे ह्यूमंस या ऐसे एम्प्लॉयज सिलेक्ट हो या ऐसे लोग उनके इंस्टीट्यूट के मेंबर बने जिनके पास एबिलिटी है फॉर डूइंग बेसिक कैलकुलेशन,
जिनके पास लॉजिकल रीजनिंग है, जिनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, they are good with their communication skill and they are well equipped with whatever is going around them. इसीलिए उसमें जीके क्विज बेस्ड एग्जामिनेशंस होती है, जिसके अंदर जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो ये चेक करते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसे अपने सोसाइटी के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, वेरेवर ही इज लिविंग, उसके बारे में उसे कितनी इंफॉर्मेशन है। ये सारी क्वालिटीज, ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो चेक करने के लिए ये इस तरीके के टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो रखाए जाते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग एक बार पॉइंट्स लर्न कर लेंगे सीक्वेंस में, सो इट बिकम्स इजियर टू मेमोराइज देम। जैसे इम्पोर्टेंस, देखो हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि क्यों जरूरी है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि ये मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, उनका महत्व क्या है हमारे जिंदगी में, ये चेक करवाता है। तो यहाँ पे ये है कि इंक्रीज इन मैनेजरियल फंक्शन। सबसे पहले ये किसके लिए होते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके लिए बनाए जाते हैं, मैनेजर के लिए। तो वो मैनेजर को कैसे मदद कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करके। कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मैक्सिमम यूजेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके साथ साथ मैनेजर और क्या करेगा, तो डिसीजंस लेगा, तो लॉजिकल डिसीजंस। कैसे डिसीजंस लेना है उसे, किस चीज के डिसीजंस लेने हैं, तो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके बेस के ऊपर डिसीजंस लेने हैं। वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उसको और क्या ध्यान रखना है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये किसी चीज में इस्तेमाल होता है तो रिसर्च, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। समझ में आया। तो क्या चीजें हैं, आपको मैनेजरल एफिशिएंसी इंक्रीज करवाएगा, मैक्सिमम यूजेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करता है, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना पड़ता है, जिससे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाते हैं, और रिसर्च, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। गो विद द सीक्वेंस। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनाए गए हैं, तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, तो रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करके। रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो डिसीजंस लेके। वो डिसीजंस किसके बेस पे लेने हैं, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के बेस पे लेने हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट पे डिसीजन लेते वक्त हमें किस चीज का ख्याल रखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और इन सब चीजों के अलावा कहीं पे इस्तेमाल होते हैं तो फॉर द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा कहीं पे वो चीज इस्तेमाल की जाती है तो फॉर द रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ our next topic is thoughts of management. Okay, I'll see whether we'll go with thoughts of management or I should start with this principle itself. We'll go with the thoughts of management. These are some basic things which you have to just go through. After that, we'll go with various principles. Okay, so let's go with thoughts of management, principle of management. Management thoughts are outcomes of researches, studies, and results in fields of management. Every thought represents a unique observation. Many management gurus have represented different principles by separate opinions, and so many branches, some branches have been developed. It is called thoughts or approaches of management. Thoughts, ख्याल, स्टडी, ये जो थॉट्स होते हैं वो अलग अलग रिसर्चेस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। आपको किसी चीज का ख्याल कब आता है, जब आप उस चीज से गुजरते हो, जब आप वो चीज एक्सपीरियंस करते हो। समझ में आया। ओके, फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ ओपनिंग ट्यूशन क्लासेस, the idea of opening tuition classes and imparting them education in a different manner, in a more friendlier manner where they can connect with us easily. ये जो थॉट्स थे हमारे, उसके बेस पे मतलब हम लोग ना, ये अचानक कोई नहीं आया थॉट कि चलो हाँ अचानक हम लोग ने सोचा और वो चीज शुरू हो गई। उसके बेसिस पे हम लोग ने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की। लाइक देयर वर स्टूडेंट्स हु वर फेसिंग प्रॉब्लम। जैसे कैसे प्रॉब्लम, कि
प्रैक्टिकल ट्यूशन क्लास अलग होता था, थियोरी के लिए ट्यूशन क्लासेस अलग होते थे, तो दे हैव टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसके अंदर वो लोग पूरा दिन बिजी रहते थे और फ्री नहीं हो पाते थे। उसके साथ साथ क्या होता था कि उन्हें ये चीज का, उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि पूरा दिन वो इधर से उधर भाग रहे, तो उसमें उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। फिर उसके साथ साथ कभी कभार ये चीज होती थी कि प्रैक्टिकल ट्यूशन क्लास की टाइमिंग अलग हो रहे और थ्योरी के ट्यूशन क्लासेस की टाइमिंग अलग हो रहे हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। तो हमने ऐसे सोचा क्यों नहीं हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भागना ना पड़े। ये थॉट जो था उसकी वजह से दे हैव रियल we have come up with the idea of opening tuition classes where we provide provide the education in all main subjects. Okay, even we had them in various other subjects. तो ये जो thought जो था, ये इस तरीके से जो thought developed हुआ, वो कब ये idea struck हुआ? When we came across the problem of people, when we came across the needs of the people, तब हुआ। इसी तरीके से जो थियोरीज बनाई जाती हैं, वो थियोरीज अलग अलग रिसर्चेस को कंडक्ट करने पर उसके कंक्लूजन निकाले जाते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। समझ में आया? जैसे थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, आई विल रीड इट फॉर यू टू मेक इट मोर सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। The thoughts of management presented till the end of 19th century is known as thought of classical theory. अच्छा, थॉट ऑफ क्लासिकल थियोरी में जितने भी 19th सेंचुरी तक थॉट्स है, जितने भी थियोरीज जो 19th सेंचुरी तक हमें मिली है, वो सारी जो है वो क्लासिकल थियोरी में आती है। ठीक है, मेन प्रमोटर्स ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियोरी आर फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी गैंट, हेनरी फेयोल। Now, Taylor's contribution thoughts of classical theory is very important. Scientific management principle presented by Frederick Taylor also exists in thoughts of classical theory of management even today. Approach of scientific management favors scientific principles by time and motion study instead of traditional methods. वो टाइम और मोशन स्टडी पढ़ते हैं रादर देन यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स। जो पहले कन्वेंशनल मेथड्स थी उसकी जगह पे टाइम एंड मोशन स्टडी पढ़ाया जाता है। Main contribution of scientific principle lies into specialization in management, progressive wages system, responsibility and scientific distribution of tasks. इन जो फ्रेडरिक टेलर ने हमें जो प्रिंसिपल्स दिए, वो प्रिंसिपल्स क्या देखते थे कि आप किस तरीके से वेजेस दो, और वो वेजेस हमारे एम्प्लॉयज को किस तरीके से मोटिवेट करने चाहिए काम के लिए। फिर जो भी काम आप जो असाइन कर रहे हो आपके वर्कर्स को, वो काम किस तरीके से होने चाहिए, मतलब उन्हें काम करने में मजा आना चाहिए, आप सही तरीके से उन्हें असाइन करो काम। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बात की। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, एक इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारी ना डाल दो, डिस्ट्रीब्यूट करो, ये चीजें थी टेलर की। ठीक है, ये अभी ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, जब आप ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिवाइज इट एंड यू विल एबल टू रिलेट इट स्टूडेंट्स। Contribution of Henry Fayol in thoughts of classical theory is also significant. Henry Fayol का भी बहुत significant contribution है, बहुत important contribution है। He decided levels of different tasks in business unit and tried to decide limits of tasks. उन्होंने अलग अलग levels बनाए। He performed managerial duty at different level. वो उन्होंने खुद ही अलग अलग levels पे काम किया है, मतलब एट टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल, अलग अलग लेवल्स पे उन्होंने काम किया है और वहां से उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने खुद वहां पे काम करके अलग अलग गाइडलाइंस, अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉर्म किए हैं। To perform managerial duty at different level, he also provided universal principle of management as guideline. Apart from these, there is contribution of Max Weber into thoughts of classical theory. Till the end of 19th century, format size started change due to industrial revolution. काफी changes आने लगे थे industrial revolution की वजह से। As a result, need for change arise due to some limitation of thoughts of classical theory, like importance of financial motivation, less important to human and informal relation. अब चेंजेस में क्या है कि साथ में साथ फाइनेंशियल मोटिवेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, जो ह्यूमन अप्रोच और इनफॉर्मल रिलेशन को ही, मतलब क्लासिकल थियरी में आप देखो तीन चीजें, देखो हम लोग को यहाँ पे तीन मेन इम्पोर्टेंस बताएगा। एक तो जो टेलर ने दी,
ठीक है। टेलर ने ये कहा कि वेजेस सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए और काम का बर्डन ज्यादा नहीं होना चाहिए और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना चाहिए। ठीक है। हेनरी फेयोल जो है उन्होंने अलग अलग लेवल पे काम करके अलग अलग प्रिंसिपल्स डेवलप किए। ठीक है, एज पर द लेवल्स। देन जो मैक्स वेबर थे उनका भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। इस तरीके से ये तीन मेन कंट्रीब्यूशन क्लासिकल थियोरी के बताए, जिसमें हम देखते हैं कि तीन में ह्यूमन अप्रोच और इनफॉर्मल रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जबकि 19th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोगों ने ये सोचा कि ये तो इम्पोर्टेंट है पर उसके साथ साथ फाइनेंशियल मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो अब हमें उसे इम्पोर्टेंस देना ज्यादा जरूरी है। तो फिर थॉट्स ऑफ न्यू क्लासिकल थियोरीज। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. We'll go towards thoughts of neoclassical theory in the next class. I request to just read till we have already studied. Thank you so much, students. Have a good day.